जी, अब आप लोगों को आवाज आ रही है क्लास? अब मुझे सुन सकते हैं? प्लीज मैसेज मी। अब आ रही है? देखिए मैंने अपना मोड चेंज किया है। इस वक्त आ रही है या नहीं आ रही? अब आ रही है या नहीं आ रही? मैंने हैंड्स फ्री साथ में कनेक्ट की है। अब देखें कि अब आवाज क्लियर है या नहीं क्लियर है। जिन लोगों को अब मेरी आवाज मेरी आ रही है वो मुझे मैसेज करके बताएं कि अब आ रही है। सबको आ रही है अब? ओके। आज का हमारा जो माइक्रोबायोलॉजी का लेक्चर है वो है आप लोगों का बैक्टीरियल स्टेनिंग। बैक्टीरियल स्टेनिंग क्लास एक खास किस्म की टेक्निक होती है जिसमें हम डिफरेंट बैक्टीरियाज को स्टेन करते हैं उनकी मॉर्फोलॉजी को चेक करने के लिए कि वो ग्राम पॉजिटिव है ग्राम नेगेटिव है। ठीक है, किस शेप का है, बेसिलस शेप का है, कोकाई शेप का है, किस शेप का है। ठीक है, बैक्टीरिया की शेप्स को चेक करने के लिए, उनकी मॉर्फोलॉजी को चेक करने के लिए, वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, किस शक्ल का है, ये सारी चीजें देखने के लिए जो हम एक खास किस्म की टेक्निक यूज करते हैं उसको हम बैक्टीरियल स्टेनिंग बोलते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले किसने इस इजाद का सेहरा किसके सर जाता है? हैंस क्रिश्चियन है, जोजिम ग्राम। ठीक है, द ग्राम स्टेन वाज devised by the Danish physician हैंस क्रिस्टन जोसिम ग्राम while वर्किंग इन द बर्लिन इन 1883। ठीक है, इसके नाम से ही, क्योंकि इसके नाम के एंड पे जो है वो आता है आपका ग्राम आता है, तो इस मुनासबत से इस टेक्निक का नाम जो है वो ग्राम स्टेनिंग पड़ गया। और फर्स्ट टाइम ये 1883 के अंदर बर्लिन के अंदर जो थी इसकी डिस्कवरी हुई। ही लेटर पब्लिश दिस प्रोसीजर इन 1884। बाद में उसने इस प्रोसीजर को 1884 के अंदर पब्लिश करवाया। ठीक है, आपने साइंटिस्ट का नाम एज इट इज याद रखना है, हैंस क्रिस्टन जोजिम के नाम से। At the time, Dr. Graham was studying lungs tissue section from patients who had died of pneumonia। ठीक है, और डॉक्टर जो ग्रैम थे वो किस चीज को स्टडी कर रहे थे? वो लंग्स की स्टडी कर रहे थे रिलेटेड निमोनिया से डेथ होने वाले पेशेंट्स की। ठीक है, आगे है ग्राम स्टेनिंग। Danish bacteriologist Hans Christian Gram 1880 based on this reaction bacteria classified into gram positive and gram negative bacteria. The cell wall composition differences makes difference। ठीक है, अब ये वो टेक्निक है जिसकी बेस पे इस साइंटिस्ट ने कुछ माइक्रोस्कोप के नीचे देखा और बताया कि देर आर टू टाइप्स ऑफ मेजर बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ओके, और ग्राम पॉजिटिव उनको क्यों कहा गया और ग्राम नेगेटिव उनको क्यों कहा गया? उनकी सेल वॉल की कंपोजिशन की वजह से, उनकी सेल वॉल की डिफरेंसेस की वजह से, कि उस ग्राम पॉजिटिव की जो सेल वॉल है वो और तरह की होती है और ग्राम नेगेटिव की जो सेल वॉल है वो और तरह की होती है। अब इनको हम इंडिविजुअली देखेंगे कि ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल कैसी होती है और ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल कैसी होती है, लेकिन जनरली स्पीकिंग सेल वॉल कंपोजिशन की बेस पे उसने जो था वो बैक्टीरिया को दो हाफ में क्लासिफाई कर दिया। नेक्स्ट आपके पास कहता है ग्राम स्टेनिंग अ इंपॉर्टेंट टेक्निक, अ स्टेनिंग टेक्निक यूज टू क्लासिफाई बैक्टीरिया। ठीक है, एक खास किस्म की टेक्निक जो कि बैक्टीरिया को क्लासिफाई करने के लिए यूज होती है। बैक्टीरिया आर स्टेन्ड विद जंक्शन वॉयलेट एंड देन ट्रीटेड विद ग्राम सोल्यूशन। ठीक है, जंक्शन वॉयलेट, जैसे आप लोगों में वॉयलेट कलर होता है ना, वॉयलेट कलर के हम लोग जैसी डिफरेंट चीजें लेते हैं, ड्रेस होता है स्पेशली वॉयलेट कलर का, पर्पल कलर जिसे आप कह लें, तो जंक्शन वॉयलेट कहते हैं, डार्क आंखों को चुभने वाला वॉयलेट कलर होता है। सबसे पहले हम बैक्टीरिया को उसके साथ ट्रीट करते हैं और उसके बाद फिर उसको ग्राम सोल्यूशन से करते हैं। आफ्टर बीइंग डीकलराइज्ड विद अल्कोहल एंड ट्रीटेड विद सफ्रानिन एंड वॉश्ड इन वाटर, those that retain gentian violet are gram positive and those do not retain it are gram negative। अब दो तरह की बेसिक डाइज होती है ग्राम स्टेनिंग के अंदर। एक जंक्शन वॉयलेट कलर होता है जो कि पर्पलिश सा शेड देता है, और दूसरा होता है सफ्रानीन। सफ्रानीन जो होता है वो पिंक कलर देता है और जंक्शन वॉयलेट जो है वो पर्पल कलर देता है। और एक इसमें यूज होता है डीकलराइजर अल्कोहल जो कि बैक्टीरिया के कलर को उड़ाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि सबसे पहले हम लोग जंक्शन वॉयलेट डालते हैं। अगर तो बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव होगा तो वो वॉयलेट ही रहेगा, और जो दरमियान वाला स्टेप होता है डीकलराइजर डालने वाला, वो डीकलराइजर डाल के भी डीकलराइज नहीं होता। अगर तो वो ग्राम पॉजिटिव नहीं होगा तो डीकलराइजर डालने से उसका जंक्शन वॉयलेट उड़ जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो ग्राम पॉजिटिव नहीं है। फिर जब सफ्रानीन डालेंगे तो वो रिटेन कर लेगा, इट मीन्स कि वो ग्राम नेगेटिव है।
जितने भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं वो सफ्रानिन डाई को एब्जॉर्ब करते हैं, और जितने भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं वो जंक्शन वॉयलेट को एब्जॉर्ब करते हैं। और डीकलराइजर इसीलिए अल्कोहल जो है हम उसको इसीलिए यूज करते हैं दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए। आगे देखें, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैव ए थिक सेल वॉल ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन एंड अदर पॉलीमर्स. Peptidoglycan consists of interleaving filaments made up of alternating acetyl muramic acid and acetyl glucosamine monomers. ये आपने सेल वॉल की कंपोजिशन क्या है, ये दो कंपाउंड्स के नाम याद करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी थिक सेल वॉल होती है और वो पेप्टाइडोग्लाइकेन्स की मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है। और पेप्टाइडोग्लाइकेन्स जो हैं वो आपस में इंटरलेविंग फिलामेंट्स के मिलकर बने हुए होते हैं। बस अब इनकी कंपोजिशन क्या है ये फर्दर आपने याद नहीं करना। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बिटवीन द सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन देयर इज ए मेम्ब्रेन ऑफ टेकोइक एसिड। अब जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है उनकी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में खास किस्म का कंपाउंड होता है जिसको आपने एज इट इज याद रखना है, जो कि टेकोइक एसिड कहलाता है, ठीक है। बस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की आपने एज इट इज जो सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन है वो आपने ऐसे याद करनी है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैव ए थिक सेल वॉल, थिन नहीं बल्कि थिक सेल वॉल। किस चीज से मिलकर बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन्स की एंड अदर पॉलीमर्स की। अब पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या है, पेप्टाइडोग्लाइकेन कंसिस्ट ऑफ इंटरलिविंग फिलामेंट्स, ठीक है। बस इतना याद रखना है। उसके बाद ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में खास किस्म का कंपाउंड होता है जिसको टेकोइक एसिड कहते हैं। आगे आ गया जी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। कहते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैव एन आउटर मेम्ब्रेन ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड बैक्टीरियल लिपोपॉलीसेकेराइड आउटसाइड ऑफ देयर थिन पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर, ठीक है। उसमें क्या था, उसमें पॉलीपेप्टाइड था, इसमें क्या है, इसमें लाइपोपॉलीसेकेराइड है, ठीक है। लाइपोपॉलीसेकेराइड इनसाइड है और आउटसाइड क्या है, आउटसाइड पेप्टाइडोग्लाइकेन है। अब द स्पेस बिटवीन द आउटर मेम्ब्रेन एंड द पेप्टाइडोग्लाइकेन इज कॉल्ड पेरीप्लाज्मिक स्पेस। अब दो तरह की लेयर्स है ना ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर, एक लाइपोपॉलीसेकेराइड की मिलकर बनी हुई है और दूसरी पेप्टाइडोग्लाइकेन की मिलकर बनी हुई है। अब जो स्पेस है बिटवीन द आउटर मेम्ब्रेन एंड द पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर वो क्या कहलाती है, वो पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहलाती है। दो मेम्ब्रेन्स के दरमियान में जो स्पेस होती है वो क्या कहलाती है, वो पेरीप्लाज्मिक स्पेस होती है। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो प्रोटेक्ट्स करती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को अगेंस्ट पेनिसिलिन एंड लाइसोजाइम, और जो आउटर मेम्ब्रेन है वो प्रोटेक्ट करती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को अगेंस्ट पेनिसिलिन एंड लाइसोजाइम। पेनिसिलिन जो है वो ग्रुप ऑफ ड्रग है, एंटीबायोटिक है, और लाइसोजाइम जो है ये भी ग्रुप ऑफ ड्रग है, एंटीबायोटिक है। तो ये दोनों ड्रग्स जो हैं ये इन दोनों की सेल वॉल को उससे क्या करती हैं, प्रोटेक्शन देती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। अब फर्दर देखें, आपको जो है ना वो इस इमेज से क्लियर हो जाएगा कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में देखें टू लेयर्स हैं, पेप्टाइडोग्लाइकेन, ठीक है, और एक इनर मेम्ब्रेन है उसकी। लेकिन ग्राम नेगेटिव की देखेंगे क्या क्या है, उसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन है दरमियान वाली, और सबसे बाहर वाली जो है वो क्या है आपकी पेरीप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, जो कि सेल मेम्ब्रेन और पेप्टाइडोग्लाइकेन के दरमियान में है। दो मेजर कंपाउंड है इसमें, पेप्टाइडोग्लाइकेन और लिपोपॉलीसेकेराइड एंड प्रोटीन्स। यानी कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो लिपिड्स की बनी हुई होती है, लेकिन जो आपकी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो पॉलीसेकेराइड्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की बनी हुई होती है, ठीक है। ये मेन डिफरेंस है। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो आउटर और इनर के दरमियान में जो स्पेस आती है उसको पेरीप्लाज्मिक मेम्ब्रेन कहते हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर स्टेनिंग। अब हमने स्टेनिंग करनी है, ग्राम स्टेनिंग करनी है, बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी का पता चलाना है, बैक्टीरिया किस फैमिली से बिलोंग करता है इसका पता चलाना है। तो हम लोग बेसिक रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं कि वो कौन कौन सी है। सबसे पहले क्लीन ग्रीस फ्री स्लाइड, ठीक है, क्लीन होनी चाहिए। हाँ, स्लाइड आपने देखा ना जो शीशे की बनी होती है जिसपे हम लोग सारा का सारा बैक्टीरिया का कल्चर लगाते हैं, वो कहता है कि क्लीन होनी चाहिए और ग्रीस फ्री, उसके ऊपर किसी भी किस्म की कोई स्टिकी ग्रीजी चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बैक्टीरिया ट्यूब स्ट्रेंड, ठीक है, बैक्टीरिया को जिसपे स्ट्रेंड करना उसका खास किस्म की ट्यूब स्ट्रेंड होती है वो चाहिए होती है।
इनोक्यूलेटिंग लूप्स होती है, ठीक है। इनोक्यूलेटिंग लूप जो होती है वो खास किस्म की लूप होती है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, क्लीन होनी चाहिए, ग्रीस फ्री होनी चाहिए, इनोक्यूलेटिंग लूप होने चाहिए, ठीक है। इनोक्यूलेटिंग लूप कह लें कि खास किस्म की एक लूप होती है जिससे हम सैंपल उठाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास बंसन बर्नर होना चाहिए। ये वो बर्नर होता है जिसके ऊपर आपने क्या करना होता है, गर्म करना होता है, स्टरलाइज करना होता है चीजों को। बंसन बर्नर उसको कहते हैं। जितनी भी आपकी इनोक्यूलेटिंग लूप्स हैं उनको आप जो है वो गर्म करते हो सबसे पहले इस स्लाइड के ऊपर, और गर्म करके उसको आप स्टरलाइज करते हो, स्टरलाइज करके फिर आप लोग सैंपल उठाते हो। इसके अलावा पेंसिल मार्कर होता है टू मार्क पर्टिकुलरली सेंट्रल पोर्शन ऑफ द स्लाइड वेयर द बैक्टीरियल स्मीयर इज अप्लाइड। जब आपने बैक्टीरिया का स्मीयर लगाना होता है स्लाइड के ऊपर तो आप उसको पेंसिल के साथ मार्क कर लेते हो कि आपने इस हिस्से के अंदर ही लगाना है, इससे इधर उधर नहीं जाना। आगे स्मीयर प्रेपरेशन। स्मीयर कहते हैं जब आप खास किस्म का बैक्टीरिया का सैंपल लेते हो और उसको स्लाइड के ऊपर जब फिक्स करते हो तो उसको कहते हैं स्मीयर बनाना, ठीक है। अब स्मीयर कैसे बनाते हैं, पुटिंग ऑफ बैक्टीरियल सस्पेंशन बैक्टीरिया इन लिक्विड, ठीक है। सस्पेंशन कहते हैं एनीथिंग विच इज इन लिक्विड फॉर्म। तो वो कहता है कि आप बैक्टीरियल सस्पेंशन को उठाते हो जिसको आपने स्ट्रेन करना होता है और उसको आप स्लाइड के सेंट्रल पोर्शन के अंदर, जो शीशे की स्लाइड है उसके सेंट्रल पोर्शन के अंदर लगाते हो और सर्कुलर मोशन गुलाई के अंदर, ठीक है। एयर ड्राइड होनी चाहिए, हीट फिक्स, ठीक है। उसके ऊपर किसी किस्म की कोई हवा नहीं होनी चाहिए और आपने उसको बंसन बर्नर के ऊपर गर्म करना है, उसको हीट देनी है ताकि हर तरह की एयर उड़ा दें और वो स्लाइड जो है वो जो आपका सैंपल है वो फिक्स हो जाए। हीट करने का मकसद ये नहीं है कि उसको गर्म करना है, हीट करने का मकसद ये कि जो आपने ऊपर सैंपल रखना है उसको गर्म करके फिक्स करना है। द रिजल्टेंट प्रिपरेशन कॉल्ड बैक्टीरियल स्मीयर अपीयर्स डल वाइट, ठीक है। अब जो अब स्मीयर जो बनता है उसको जो यानी कि बैक्टीरिया जब फिक्स हो जाता है स्लाइड के ऊपर उसको गर्म करके फिक्स कर दिया जाता है तो हम कहते हैं कि ये स्मीयर बन गया है और वो डल वाइट कलर का होता है। ओके, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं, स्टेनिंग रिएजेंट्स कौन कौन से, मैंने आपको पहले ही बताया, जंक्शन वॉयलेट या क्रिस्टल वॉयलेट प्राइमरी स्टेन होता है। उसके बाद ग्राम आयोडीन होता है जिसे मॉर्डेंट या फिक्सेटिव बोलते हैं, ठीक है। एसीटोन यानी कि डी कलराइजर या अल्कोहल 95% तक वो यूज करते हैं। और सफ्रानीन, ठीक है। सफ्रानीन कौन सी है, जो कि ग्राम नेगेटिव के लिए होती है और रेड कलर देती है। अगर सफ्रानीन नहीं है तो उसकी जगह डाइल्यूट कार्बोल फ्यूजन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन डाइल्यूट कार्बल फ्यूजन की जगह ज्यादातर सफ्रानीन ही आती है, ठीक है, जिसे काउंटर स्टेन कहते हैं, यानी कि अगर वो नहीं है तो ये यूज कर ले। ये देखिए आप, स्टेनिंग बॉटल्स आपने कैसे रखनी है, तरतीब से रखनी है। पहले आपने क्रिस्टल वॉयलेट डालना है या जंक्शन वॉयलेट डालना है, उसके बाद आपने ग्राम आयोडीन डालनी है फिक्सेटिव के लिए यानी उसको फिक्स करने के लिए। उसके बाद आपने डी कलराइजर डालना है कि अगर तो वो ग्राम पॉजिटिव नहीं है तो वो अपना कलर छोड़ देंगे, जंक्शन वॉयलेट छोड़ देंगे। फिर आपने एंड पे सफ्रानीन डालनी है, अगर वो ग्राम नेगेटिव होगा तो वो सफ्रानीन को एब्जॉर्ब कर लेंगे। क्रिस्टल वॉयलेट, ऑल बैक्टीरिया टेक क्रिस्टल वॉयलेट सो ऑल अपीयर्स वॉयलेट, ठीक है। आयोडीन क्या करती है, क्रिस्टल वॉयलेट या आयोडीन कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म। अब जब सबसे पहले हमने क्रिस्टल वॉयलेट डाला तो सारे सारे के बैक्टीरिया जो होते हैं वो वॉयलेट हो जाते हैं। फिर जब हम आयोडीन डालते हैं तो आयोडीन का मकसद ही क्या होता है, फिक्सेटर का काम करता है, उसको फिक्स करता है। एसीटोन क्या करते हैं, बैक्टीरिया विद हाई लिपिड कंटेंट लूज्ड CV1 कम्प्लेक्स, ठीक है। CV1 कम्प्लेक्स क्या है, क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कम्प्लेक्स, बैक्टीरिया इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। अपीयर कलरलेस हो जाते हैं। बट बैक्टीरिया विद लेस लिपिड कंटेंट रिटेन्स CV1 कम्प्लेक्स अपीयर वायलेट, ठीक है। अब हमने पढ़ा था कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उनकी सेल वॉल के अंदर मेन कंपोजिशन कौन सी होती है, लिपिड होता है। तो ऐसे तमाम के तमाम बैक्टीरिया के जिनकी सेल वॉल के अंदर लिपिड कम होता है वो क्या करते हैं, वो डीकलराइजर एसीटोन CV1 कॉम्प्लेक्स को छोड़ देते हैं, ठीक है। CV1 क्या है, क्रिस्टल वायलेट आयोडीन, ठीक है। क्रिस्टल वायलेट सबसे पहले फिर आयोडीन, इसका एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है ना। तो जिनके अंदर चिकनाई की तय कम होती है वो CV1 कॉम्प्लेक्स को छोड़ देते हैं और वो वॉलेट ही रहते हैं।
ठीक है। उसके बाद जब हम सफ्रानिन डालते हैं या कार्बल फ्यूजन तो ओनली कलरलेस बैक्टीरिया टेक्स, और वो बैक्टीरिया जो कि कलरलेस हो जाते हैं वो पिंक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर लिपिड अच्छा खासा होता है और वो ग्राम नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो ये इसकी सारी की सारी तरतीब है। प्रोसीजर क्रिस्टल वॉयलेट, ये अब टाइमिंग है कि कितने मिनट के लिए आपने रखना है। क्रिस्टल वॉयलेट जब डालते हैं तो हम 1 मिनट के लिए उसको वॉश रखते हैं और फिर वॉश कर देते हैं। आयोडीन को भी 1 मिनट के लिए रखते हैं, फिर वॉश कर देते हैं, फिर एसीटोन ऐड कर देते हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप, एंड वॉच आउट कलर कम्स आउट। ठीक है, वॉश इमीडिएटली। उसके बाद सफ्रानिन डालते हैं या डाइल्यूट कार्बोलिक फ्यूजन डालते हैं, 1 मिनट के लिए डालते हैं, फिर वॉश कर लेते हैं, फिर अलाउ टू ड्राई, और उसको ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं, और फिर हम उसको एग्जामिन करते हैं अंडर माइक्रोस्कोप, और रिजल्ट शुड बी कंफर्म विद 100x। 100x का मतलब ये कि मैंने शायद आपको जब लैब में लेके गई थी माइक्रोस्कोप दिखाने के लिए, तो मैंने आपको लेंस दिखाया था जो कि सबसे बड़ी पावर का था, यानी कि 100x का था। तो हमने 100x पे उसकी स्टडी करनी है। जब हम बैक्टीरिया को, ओके, लास्ट स्लाइड ये थी बेटा कि वो ये उसने टाइमिंग्स बताई है कि कितने टाइम के लिए आप लोग जो है ना अपने कितनी टाइम के लिए क्रिस्टल वॉयलेट डालना है, कितने टाइम के लिए आपने आयोडीन डालना है, कितने टाइम के लिए आपने एसीटोन डालना है, ठीक है, और कितने टाइम के लिए आपने सफ्रानिन डालना है। तो वो कहता है कि क्रिस्टल वॉयलेट जब आपने डालेंगे उस स्लाइड के ऊपर तो उसको 1 मिनट के लिए रख देंगे, फिर वॉश कर देंगे। उसके बाद फिर आयोडीन रख डालेंगे, फिर 1 मिनट के लिए रखेंगे, फिर वॉश कर देंगे। ठीक है, इससे भी लास्ट कौन सी है, ये वाली, ओके। क्रिस्टल वॉयलेट कहते हैं कि ऑल बैक्टीरिया, मैंने आपको पहले भी बताया है स्लाइड के अंदर, उसने ये बताया कि सबसे पहला स्टेप है क्रिस्टल वॉयलेट या जंक्शन वॉयलेट डालना। जब हम स्लाइड के ऊपर क्रिस्टल वॉयलेट डालते हैं तो उसके बाद बैक्टीरिया सारे के सारे वॉयलेट हो जाते हैं। उसके बाद फिर जब हम आयोडीन डालते हैं तो आयोडीन डालने से यही बैक्टीरिया क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, जिसका निमोनिक उसने CV-1 का है। ठीक है, जिसका मतलब है क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, उसके बाद तीसरा स्टेप होता है एसीटोन, यानी कि जो हमने पढ़ा था अल्कोहल डालना उसको डी कलराइज करने के लिए। अब जितने भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं उनकी सेल वॉल के अंदर होता है लिपिड ज्यादा, ठीक है, लाइपोपोलिसक्राइड की बनी होती है, और जितने भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं उनमें क्या होता है, उनमें पॉलिस्क्राइड्स होते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा होते हैं। अब ये बैक्टीरिया जो कि क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कम्प्लेक्स के साथ होते हैं, इनमें से कुछ जब हम एसीटोन डालते हैं यानी डीकलराइजर डालते हैं तो वो बैक्टीरिया जिनमें लिपिड कंटेंट कम होता है वो क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स को नहीं पकड़ते, यानी कि वो वॉलेट ही रहते हैं। और जिनके अंदर क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स अच्छा खासा होता है, यानी कि जिनके अंदर लिपिड की मिकदार ज्यादा होती है, वो इसको एसीटोन से डीकलराइज हो जाते हैं। अब फिर जब हम इसके ऊपर सफ्रानिन डालते हैं लास्ट पे तो वॉयलेट वाले बैक्टीरिया तो वॉयलेट ही रहेंगे ना, लेकिन जो डीकलराइज हो गए थे ऊपर एसीटोन डालने से, वो सफ्रानिन डालने से क्या हो जाते हैं, वो रेड हो जाते हैं, जो कि क्या शो करता है कि ये ग्राम नेगेटिव है। और जो ऊपर डीकलराइज नहीं हुए थे वो ग्राम पॉजिटिव थे, इसलिए हमने उनको कहा कि ये ग्राम पॉजिटिव है, और जो डीकलराइज होकर जिन्होंने सफ्रानिन कलर पकड़ लिया वो ग्राम नेगेटिव थे। और वो डीकलराइज क्यों हुए एसीटोन डालने से, वो एसीटोन डालने से डीकलराइज इसलिए हुए क्योंकि उनकी जो सेल वॉल थी उसके अंदर लाइपोपोलिसक्राइड अच्छा खासा था। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। स्मीयर फिक्सेशन, स्मीयर किसको कहते हैं? स्मीयर बच्चे कहते हैं कि जब हम कोई भी बैक्टीरियल सैंपल उठाते हैं और उसको हम उस किसी भी स्लाइड के ऊपर फिक्स करते हैं, तो स्लाइड के ऊपर फिक्स करने का मतलब ये है कि जब हम उसको हीट के ऊपर गर्म करते हैं और वो फिक्स हो जाता है कि अब हम उसको कोई भी डाई डाल के माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हैं, तो उस टाइम उस स्लाइड पे हम कहते हैं कि ये स्मीयर बन गया। ठीक है, सैंपल फिक्सेशन हो गई है, ये स्मीयर फिक्सेशन हो गई है। फिक्सेशन किससे होती है? बंसन बर्नर जो पीछे हमने पढ़ा है, हीट से, बर्नर के नीचे आग जला के होती है। पास एयर ड्राइड स्मीयर थ्रू ए फ्लेम 2 और 3 टाइम्स, डू नॉट ओवर हीट, ये नहीं कि ऊपर रख के छोड़ देना और खुद आपने बातें करना शुरू कर देनी है, स्लाइड फट जाएगी, आपकी मेहनत जाया हो जाएगी। उसको आपने आगे पीछे इंटरमिटेंट हीट देनी है, कभी आगे की तरफ ले जाना है, कभी पीछे की तरफ लेके जाना है, फिर कभी आगे फिर पीछे, और आपने उसको इस तरह से
हीट देनी है थोड़ा थोड़ा करके 2 to 3 टाइम्स। और आपने अलाउ करना है स्लाइड को कि वो ठंडी हो जाए, ये नहीं कि उसको कांस्टेंट हीट दें कि स्लाइड 2 हिस्सों में तकसीम हो जाए गर्म होकर, शीशा है ना, टूट जाएगा। आगे आपके पास मेथनॉल फिक्सेशन। मेथनॉल फिक्सेशन में क्या है, प्लेस एयर ड्राइड स्मीयर्स इन कॉपलिन जार विद मेथनॉल फॉर 1 मिनट, अल्टरनेटिवली फ्लड स्मीयर विद मेथनॉल फॉर 1 मिनट, ड्रेन स्लाइड्स एंड अलाउ टू ड्राई बिफोर स्टेनिंग। ठीक है, मेथनॉल के साथ आपने उसको क्या करना है, ड्राई करना है, और उस स्टेन शुदा स्लाइड को आपने ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। ठीक है, कि वो ड्राई हो जाए। ये देखें, मेथड्स ऑफ पिकिंग मटेरियल फ्रॉम एगर प्लेट्स। एगर प्लेट खास किस्म की आपने लेबोरेटरी में शीशे की डिशेस देखी होंगी, जिसके ऊपर क्या होता है, जिसके ऊपर उन्होंने सैंपल लिया होता है। ये जो आप रेड कलर की देख रहे हैं ना, ये जो पीछे स्टिक बनी हुई है जिससे वो सैंपल उठा रहा है, इसको बोलते हैं आप इनोक्यूलेटिंग अपरेटस बोलते हैं, जिससे आपने इसको पिक करना होता है, इनोक्यूलेटर। ये वाला तरीका गलत है, उसको रगड़ के नहीं उठाना, बल्कि उसको 90 के एंगल से आपने थोड़ा सा उस जगह से आपने सैंपल ले लेना है। ठीक है, उसके बाद आप लेफ्ट साइड वाली पे देख रहे हैं, ये पेट्री डिश है। ठीक है, ये टंगस्टन वायर है, ये जो आप इसके हाथ में ये वायर सी देख रहे हैं, टंगस्टन वायर है। टंगस्टन खास किस्म की धात होती है, जिससे हम इस पेट्री डिश में से बैक्टीरिया का सैंपल उठाते हैं, उसको फिर हम शीशे की स्लाइड के ऊपर 1 ड्रॉप वाटर लेके उसके अंदर फिक्स करते हैं। ठीक है, तो ये तरीकेकार है। प्रेफर टू पिक अप स्कलूनी विद लूप। लूप कौन सी है, टंगस्टन लूप, ये जो बनी है। एंड स्मीयर ऑन क्लीन ग्लास स्लाइड। ऑब्जर्व फॉलोइंग अंडर ऑयल इमर्शन लेंस। अब ऑयल इमर्शन लेंस खास किस्म का लेंस होता है माइक्रोस्कोप के अंदर। ऑयल इमर्शन एक खास किस्म का ऑयल है। जब भी हमने उसको 20x पे देखना है, 100 पे देखना है, 10 पे देखना है, तो हम वो ऑयल लगा लेते हैं उस लेंस के नीचे उसको ऑब्जर्व करने के लिए, उससे व्यू क्लियर आता है। ठीक है, ये इस मकसद के लिए बना होता है। रिलेटिव अमाउंट ऑफ पीएमएनएस। पीएमएनएस क्या है, पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर्स। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स की टाइप है। relative amount of polymorph nuclears, mononuclear cells and RBCs। ठीक है, ये चीजें हमने देखनी हो तो ऑयल इमर्शन लेंस की मौजूदगी में देखेंगे। relative amount of squamous epithelial bacterial cells। ठीक है, consistent with normal microflora which may indicate an improperly collected specimen। location and arrangement of microorganisms। ठीक है, note any special characteristics sticks। ठीक है, कलर्स मेक्स डिफरेंस इन ग्राम स्टेनिंग। आपको पता है कि मैं बार बार कह रही हूँ, ग्राम स्टेनिंग में कलर डिफरेंशिएशन ही आपको बताएगी कि कौन से ग्राम पॉजिटिव है और कौन से ग्राम नेगेटिव है। अब स्लाइड पे आप देख रहे हैं कि जिन्होंने भी वॉयलेट कलर पकड़ा हुआ है, जंक्शन वॉयलेट, वो सारे के सारे क्या है, ग्राम पॉजिटिव, और जिन्होंने रेड पकड़ा हुआ है वो क्या है, ग्राम नेगेटिव है। बैक्टीरिया डेट मैनेज टू कीप द ओरिजिनल पर्पल डाई हैव ओनली गोट अ सेल वॉल, दे आर कॉल्ड ग्राम पॉजिटिव। ठीक है, क्यों, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल के अंदर क्या नहीं होता, लाइपोपोलिसक्राइड नहीं होती वो। ठीक है, बैक्टीरिया डेट लूज द ओरिजिनल पर्पल डाई एंड कैन देयरफॉर टेक अप द सेकंड रेड डाई हैव गॉट बोथ द सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, दे आर कॉल्ड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। रिजल्ट्स, अब हमने माइक्रोस्कोप के नीचे देख लिया, अब हमने रिजल्ट्स देखने हैं। कलर, पर्पल कलर्ड बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव होते हैं, पिंक कलर्ड बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव होते हैं। शेप में देखें, या तो वो अगर सफिरिकल है या कोकाई है, रॉड है या बेसिलाई है। अरेंजमेंट्स में देखें, कोकाई इन क्लस्टर, अगर तो गोल वाले बैक्टीरिया ज्यादा सारे गुच्छों में हो तो उसे स्टेफ्लोकोकाई बोलते हैं। ठीक है, अगर कोकाई इन चेन के अंदर हो तो उसे स्ट्रेप्टोकोकाई बोलते हैं। सही है। इफ नो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सीन इन स्मीयर ऑफ द क्लिनिकल, अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको स्मीयर के ऊपर नजर नहीं आता तो स्पेसिमन रिपोर्ट या नो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सीन। ठीक है, इफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर सीन रिपोर्ट रिलेटिव नंबर्स एंड डिस्क्राइब मॉर्फोलॉजी, ऑब्जर्व प्रीडोमिनेंट शेप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर तो स्मीयर के ऊपर किसी किस्म का कोई आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म नजर ही नहीं आ रहा तो इसका मतलब कोई भी रिपोर्ट नहीं बनेगी, और अगर नजर आ रहा है तो फिर बताएं कि वो ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव है, स्ट्रेप्टोकोकाई है, स्टेफ्लोकोकाई है, कौन सा कोकाई है। ठीक है, अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कोकाई हो और क्लस्टर में हो तो उसे स्टेफ्लोकोकाई बोलेंगे, और इस तरह से ये पड़े होते हैं, ये आप देख रहे हैं
स्लाइड के अंदर गुच्छों की सूरत में। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कोकाई अगर चेन में है यानी स्ट्रेप्टोकोकाई, तो इस तरह से पड़े होंगे, चेन बनी हुई होगी। ग्राम नेगेटिव बेसिलाई, ग्राम नेगेटिव बेसिलाई यानी कि नेगेटिव है, एक तो रेड कलर, बेसिलाई है, ये इस तरह से है। ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई, पॉजिटिव है, पर्पल कलर है, और बेसिलाई यानी कि लंबे हैं, तो इस तरह से नजर आएंगे। ग्राम नेगेटिव कोकाई, ये देखिए गुलाई में है लेकिन नेगेटिव है तो रेड कलर दे रहे हैं। ग्राम स्टेन मिक्स्ड, अब कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो कुछ पर्पल हो जाते हैं, कुछ रेड हो जाते हैं, उसकी क्या वजह होती है? एग्जाम्पल, ग्राम पॉजिटिव कोकाइन क्लस्टर, स्टेफलोकोकाई स्पीशीज, ग्राम नेगेटिव कोकाइन चेन, स्ट्रेप्टोकोकाई स्पीशीज। यानी अगर वो क्लस्टर में होंगे, गुच्छों की सूरत में होंगे, तो वर्ड स्टेफ यूज होगा, और क्योंकि कोकाई है इसलिए स्टेफलोकोकाई। अगर वो चेन की सूरत में होंगे तो वर्ड स्ट्रेप्टो यूज होगा। ठीक है, अब क्योंकि कोकाई है इसलिए स्ट्रेप्टोकोकाई। ग्राम नेगेटिव कोकाई में नजीरिया स्पीशीज आ जाती है, ग्राम नेगेटिव बेसिलाई में इकोलाई आ जाता है, और क्लेप्शेला नमूनी आ जाते हैं। आगे आपके पास आ जाता है ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई। क्लॉस्ट्रीडियम स्पीशीज हैं, कोराइनी बैक्टीरियम स्पीशीज हैं, और बेसिलस एंथ्रेक्स हैं। ये सारी की सारी ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई हैं। ठीक है, यानी कि सारे के सारे ग्राम पॉजिटिव है लेकिन बेसिलाई स्पीशीज है, जिसमें क्लॉस्ट्रीडियम आया है, कोराइनी बैक्टीरियम है, और बेसिलस है। ये देखिए अब प्रेजेंटेशन में ये कैसे नजर आ रहे हैं, क्योंकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ना इसलिए ये पिंक कलर दे रहे हैं। ठीक है, तो पिंक होने की वजह से ग्राम नेगेटिव स्यूडोमोनास एरोजिनोजा, ये पिंक रॉड्स जो है वो ये यही शो करते हैं, जो कि आपको नजर आ रहा है कि ये पिंक कलर देते हैं। ठीक है, बेसिलस एंथ्रेक्स, बेसिलस एंथ्रेक्स भी आप देख रहे हैं, ये लंबे होते हैं और पिंक कलर देते हैं, बेसिलस एंथ्रेक्स। स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी भी आप देख रहे हैं कि स्ट्रिप से याद रखें, चेन फॉर्म में, और कोकस है क्योंकि गोल है, तो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी। ये स्टेफलोकोकस साइला वायरस, ठीक है, ये उसने एक वायरस की दे दी है लेकिन स्ट्रेप्टोकोकस है ये। कोराइनी बैक्टीरियम डेफ्थीरियाई, जो कि बहुत पढ़ाया है मैंने आपको, ये उससे ग्राम स्टेनिंग करके दिखाई हुई है। अब पर्पल कलर है, क्या शो करता है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ये कलर से आप पहचान लेंगे कि ग्राम पॉजिटिव है। अब इसको कलर देखें, इसका कलर क्या है, पिंक पिंक आ रहा है ना, रेड रेड आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि ये ग्राम नेगेटिव है, क्लॉस्ट्रीडियम स्पीशीज है, सीन इन ग्राम स्टेनिंग। अब स्ट्रेप्टो का क्या मतलब है, चेन की फॉर्म में है। कोकस का मतलब क्या है, गोल है, कोकाई है। स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी इन स्प्यूटम। उसके बाद ग्राम स्टेन ऑफ नसीरिया गनोरिया, नसीरिया गनोरिया, जी बिल्कुल, पिंक जो होते हैं वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। उसके बाद स्टेन सेवरल फंजाई, ठीक है, ये सेवरल फंजाई है जो कि स्टेन हुई हुई है। ग्राम वेरिएबल्स ऑब्जर्वेशन इन ग्राम स्टेनिंग, कहते हैं द ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर डज नॉट ऑलवेज गिव क्लियर कट रिजल्ट्स, सम ऑर्गेनिजम्स आर ग्राम variables and may appear either gram negative or gram positive according to the condition. With these types of organism, gram positive cells may be present with the same preparation. ठीक है, समटाइम वो कहता है कि ये चीजें कंफ्यूज भी हो जाती हैं। फॉर द टाइम बिंग बैक्टीरिया पिंक हो जाते हैं या पर्पल हो जाते हैं, लेकिन बाद में फिर उनका कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, लिहाजा कोई क्लियर कट रिजल्ट हमें ये नहीं देता, हम सिर्फ इसको एक कह लें कि जनरली हम बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन के लिए यूज होने वाला मेथड है, कोई बिल्कुल इसकी ज्यादा कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है। Overcoming in gram variable observation, it is necessary that it is stained at 2 or 3 different ages. Very young cluster should be used if an organism changes from positive to negative or vice versa during its growth cycle. This change should be recorded with a statement as to the age of the culture when the change was first observed. In case a gram variable reaction is observed, it is also good to check the purity of the culture. अच्छा, अब उसने ये कहा है कि जो हम ये देखते हैं ना कि ग्राम वेरिएबल रिएक्शन देता है, यानी कि एक ही बैक्टीरिया एक ही टाइम पे कभी पिंक हो जाते हैं, कभी पर्पल हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं उसकी दो डिफरेंट वजूहात हो सकती हैं। एक वजह तो ये कि आपने जो कल्चर बनाया है बैक्टीरिया का, जहां वो पेट्री डिश से
इनोकुलेटिंग ट्यूब से आप सैंपल उठाते हो, वो या तो बड़े ही अभी बच्चे बैक्टीरिया हैं, छोटे छोटे मुन्ने अभी पैदा ही हुए हैं वो, ठीक है, यंग कल्चर है वो बहुत ज्यादा, ठीक है, इट्स वेरी यंग। ये भी वजह हो सकती है। तो वो कहता है कि कुछ ग्रोथ साइकिल को थोड़ा टाइम हो लेने दें, या तो आप तब कल्चर उठाएं, और अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो कल्चर है वो डर्टी है, उसकी उसमें प्योरिटी नहीं है, ठीक है, उसमें और इम्प्योरिटीज मिक्स हो गई हैं, तो और इम्प्योरिटीज के मिक्स होने की वजह से भी ऐसा हो सकता है, ठीक है, यानी कि मट्टी डस्ट बाहर से कुछ चीज शामिल हो गई है, इसलिए भी वो बाजू का दो दो कलर देता है। Some gram positive bacteria appear gram negative when they have reached a certain age, varying from few hours to few days. On the other hand, some gram negative bacteria may become gram positive in older cultures. For this reason, it is strongly recommended to use very young culture for the staining procedure after growth has become just visible. यानी कि वो ये कहता है वेरिएबिलिटी की वजह ये भी है कि बाजू का ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव शो हो रहते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव शो हो रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप उसको पड़ा रहने देंगे, ठीक है, कई घंटों से कई दिनों तक पड़ा रहने देंगे, ठीक है, तो आप यंग कल्चर्स को उठाएं ताकि फौरी तौर पे जस्ट आफ्टर ग्रोथ, जैसे ही ग्रोथ रुकी तो फौरी तौर पे कल्चर आप उठाएं और उसको स्टेन कर लें ताकि पता चल जाए कि एक्चुअली बैक्टीरिया है कौन सा। ट्रबल शूटिंग क्या आ सकती है ग्राम स्टेनिंग मेथड के अंदर? द मेथड एंड टेक्निक यूज्ड: ओवर हीटिंग ड्यूरिंग हीट फिक्सेशन, over decoloration with alcohol, and even too much washing with water between steps may result in gram positive bacteria losing the crystal violet iodine complex. The age of the culture more than 24 hours old may lose their ability to retain the crystal violet iodine complex. The organism itself, some gram positive bacteria are more able to retain the crystal violet iodine complex than others. Okay. ट्रबल शूटिंग में ये है कि आपने जैसे कि स्टेप पढ़े थे ना कि आपने हीट फिक्सेशन करनी है उसको, जब आपने सैंपल को फिक्स करना है, फिर उसको वॉश करना है, डीकलराइजर डालना है, फिर जंक्शन वॉयलेट डालना है या क्रिस्टल वॉयलेट डालना है, फिर सफ्रानिन डालनी है, ठीक है, या आप जो कल्चर बनाते हो बैक्टीरिया का वो आप 24 घंटे या उससे ज्यादा आप लोग लेट कर देते हो। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। अगर हीट करना है तो हीट करते ही नहीं जाना, अगर वॉश करना है तो वॉश करते ही नहीं जाना कि उसका सारा एक्चुअल रिएजेंट ही उड़ा दो, ठीक है, अगर उसके अंदर एसीटोन अल्कोहल 95% डीकलराइजेशन के डालना है तो ये नहीं कि डालते ही जाना है, ना तो बहुत ज्यादा उसको वॉश करना है ना बहुत ज्यादा उसको धोना है, ठीक है, उससे क्या होगा कि क्रिस्टल वायलेट आयोडीन जो कॉम्प्लेक्स बना होगा वो भी उड़ जाएगा। 24 घंटों के अंदर अंदर तो ठीक है, इसके बाद का टाइम जो होता है ना वो आपको रिजल्ट्स नहीं देता, सो फ्रेश काम करना है आपने। Quick gram method: by this method fairly good results may be obtained with very short staining times which are convenient when only one slide has to be stained, ठीक है, यानी आपने फौरी तौर पे करना है, convenient भी है और short भी है। Flood the slide with crystal or methyl violet stain and allow to act for about 5 seconds, ठीक है, स्लाइड आपने फ्लड करना है स्लाइड को क्रिस्टल वॉयलेट के साथ, यानी कि आपने लगाना है, डालना है क्रिस्टल वॉयलेट या मिथाइल वॉयलेट 5 सेकंड के लिए, टाइमिंग साथ साथ दी हुई है। टिप ऑफ द स्टेन एंड फ्लड द टिल्ट स्लाइड विद आयोडीन सॉल्यूशन एंड अलाउ टू एक्ट फॉर अबाउट 5 सेकंड, ठीक है, फिर आपने टिप ऑफ कर देना है उस स्टेन को, फ्लड कर देना है उस टाइटल स्लाइड को आयोडीन के साथ, ठीक है, आयोडीन जब मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। फिर आपने टिप ऑफ कर देना है आयोडीन को और फ्लड कर देना है टाइटल स्लाइड को। फिर आपने क्या डालना है? 95% एसीटोन या अल्कोहल डालना है फॉर 2 सेकंड्स के लिए और फिर उसको वॉश कर देना है। फिर आपने फ्लड करना है स्लाइड को बेसिक किसके साथ? कार्बल फ्यूजन या सफ्रानीन के साथ काउंटर स्टेन के लिए, और उसको अलाउ करना है फॉर अबाउट 5 सेकंड एंड उसको वॉश आउट कर देना है विद ब्लॉन्टेड ड्राई के साथ, ठीक है। टाइमिंग आपने याद रखनी है, पहला देखें, पहले 5 सेकंड है क्रिस्टल वॉयलेट के लिए, फिर आपने आयोडीन के लिए 5 सेकंड के लिए, फिर आपने एसीटोन के लिए 2 सेकंड के लिए और फिर कार्बल फ्यूजन या सफ्रानीन के लिए 5 सेकंड के लिए। तो टाइमिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मॉडिफिकेशन इन ग्राम स्टेनिंग मेथड: मॉडिफिकेशन क्या हो सकती है? सिंस द ओरिजिनल प्रोसीजर ऑफ ग्राम स्टेनिंग मैनी वेरिएशंस ऑफ द ग्राम स्टेनिंग टेक्निक्स हैव बीन पब्लिश्ड, सम ऑफ देम हैव इम्प्रूव्ड द मेथड्स, अदर इंक्लूड सम माइनर टेक्निकल वेरिएशंस ऑफ नो वैल्यू, ठीक है, मतलब टाइम के साथ साथ चीजें चेंज होती गई, न्यू साइंटिस्ट कोई ना कोई बेसिक मॉडिफिकेशन इसके अंदर लेके आते गए।
ठीक है, तो ब्रॉथकॉम्स 1962 has pointed out that each variation in the gram staining procedure has a definite limit to its acceptability. Any final result is the outcome of the interaction of all the possible variables. All modified methods to be practiced with caution should suit to the laboratory and quality control check. यानी कि हर लेबोरेटरी का एक अपना माहौल होता है, अपना सेटअप होता है, वहाँ की अपनी मशीनरी होती है, अपने रिसोर्सेज होती हैं। तो जिस लेबोरेटरी को अपने अपने रिसोर्सेज के मुताबिक मॉडिफिकेशन आती गई, वो यूज करते गए और उसको आगे लेके चलते गए। एप्लीकेशन ऑफ ग्राम स्टेनिंग, रैपिड प्रिजम्पटिव डायग्नोसिस ऑफ डिजीज सच एज बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के लिए ये यूज होता है, उसका सैंपल जब हमने बनाना होता है। सिलेक्शन ऑफ एम्पिरिकल एंटीबायोटिक्स बेस्ड ऑन ग्राम स्टेनिंग फाइंडिंग्स, यानी कि ये यूज बता रहे हैं ग्राम स्टेनिंग का क्या यूज है, यानी कि खास किस्म की एंटीबायोटिक जब हमने रिकमेंड करनी है तब हम ये करते हैं। सिलेक्शन ऑफ सूटेबल कल्चर, ठीक है, जब हमने कल्चर बनाना है, बैक्टीरिया को लेबोरेटरी में ग्रो करवाना है। स्क्रीनिंग ऑफ द क्वालिटी ऑफ द क्लिनिकल स्पेसिमन सच एज स्प्यूटम दैट शुड कंटेन मैनी पस सेल्स एंड फ्यू एपिथेलियल सेल्स। फिर काउंटिंग ऑफ बैक्टीरिया, उसके बाद एप्रिसिएशन ऑफ मॉर्फोलॉजी एंड टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया इन क्लिनिकल स्पेसिमेन, यानी कि उसकी सारी मॉर्फोलॉजी को स्टडी करने के लिए, उसकी पीछे से उसकी फैमिली को स्टडी करने के लिए, ठीक है, या फिर एपिथेलियल सेल्स की स्टडी करने के लिए, पस सेल्स की स्टडी करने के लिए। तो ये है ग्राम स्टेनिंग का पर्पस। ओके, थैंक यू वेरी मच क्लास। अब आप लोग इसमें देख लें, कोई कंफ्यूजन है तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करती हूँ आपकी, लेकिन आफ्टर 10 मिनट्स ब्रेक।
ओके क्लास, आप लोग प्लीज सब लोग आ जाएं वापस। नेक्स्ट मैं लेक्चर स्टार्ट करने लगी हूँ। तो हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका कि व्हाई वी नीड एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, राइटिंग ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट क्यों जरूरी। एब्स्ट्रैक्ट बेसिकली क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट हम लोग बोलते हैं शॉर्ट समरी को। शॉर्ट जो हमारी होती है ना, जब हम रिसर्च पेपर राइट अप करते हैं तो रिसर्च पेपर राइट अप करने से पहले हम लोग एक पूरी की पूरी समरी लिखते हैं, जिसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट लिखना। ठीक है, तो राइटिंग ऑफ एब्स्ट्रैक्ट इज समथिंग लाइक दैट कि उसमें हमें किन किन चीजों की जरूरत होती है। एब्स्ट्रैक्ट का आप उर्फे आम में कह सकते हैं। ठीक है, तो किन किन चीजों की जरूरत होती है? मोटिवेशन की जरूरत होती है, प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, अप्रोच क्या है, रिजल्ट्स क्या है और कंक्लूजन क्या है, ये सारी मिलती है। मोटिवेशन में अगर देखें तो व्हाई शुड वी केयर। ठीक है, यानी कि हमें उससे रिलेटेड हमें ऐसी क्या चीज है डेप्थ में जो कि हम देखना चाह रहे हैं, जिसका पीछे हम लोग पर्पसफुल है, मीनिंगफुल है, तो दिस इज इंक्लूडेड इन मोटिवेशन। ये चीज मोटिवेशन में आ जाती है। मिसाल के तौर पे अगर आप कोई रिसर्च करना चाह रहे हैं और आपको आपके अपने रिसर्च के पीछे जो है उसका कोई मोटिव ही नहीं है, कोई पर्पसफुल ही नहीं है, ठीक है, उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो आप क्या करोगे? आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमने देखना होता है कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है आपका। ठीक है, प्रॉब्लम को हमने फाइंड आउट करना है कि एक्चुअल प्रॉब्लम की रीजन क्या है। जो भी आप रिसर्च करना चाह रहे हो, उसके अंदर से चीजों को निकालना चाह रहे हो, उस प्रॉब्लमेटिक फेज को आप फाइंड आउट करना चाह रहे हो, और जो पीछे प्रीवियस रिसर्चेज हुई हुई हैं और उन रिसर्चेज के गैप्स को आप फिल करना चाह रहे हो, उनको फाइंड आउट करना चाह रहे हो, उन gaps, basically these gaps are called problems. Why we are not things working right now? Okay, approach, what you done to resolve the problem, किस वे से आप उस अप्रोच को यूज कर रहे हो उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। आइदर आपका एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटेटिव स्टडी में है, आइदर आपका एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटेटिव स्टडी में है, आइदर आपका
जो एब्स्ट्रैक्ट है वो मिक्स्ड मेथड अप्रोच है। ठीक है, अप्रोच कौन सी है, मेथड मेथडोलॉजी है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट हम लोग कहते हैं समरी को। ठीक है, उस समरी को अप्रोच करने के लिए जो हमारा मेन आइडिया है वो क्या है, ये चीज हमने देखनी होती है। और प्रॉब्लम में आप क्या देखते हो, प्रॉब्लम में आप लोग ये देखते हो कि जो आपने रिसर्च की है, जो आपने पीछे से सारी फाइंडिंग्स निकाली हैं, उसका नटशेल या उसकी समरी क्या आ रही है। आगे है आपके पास रिजल्ट्स। ठीक है, उसके बाद उन गैप्स को देखने के बाद और अपने गैदर शुदा डाटे को इकट्ठा करने के बाद फिर आप देखते हो कि रिजल्ट्स क्या आता है। सो हाउ डिड दैट ऑल वर्क आउट। ठीक है, कि काम कैसे निकाला, कैसे काम हुआ, ये सारी चीजें आप लोग देखते हो। ठीक है, उसके बाद है कंक्लूजन, व्हाट डू योर फाइंडिंग्स मीन्स फॉर एवरीवन। ठीक है, कंक्लूड करके क्या निकाला गया, कि क्या फाइंडिंग्स आई आपकी, रिजल्ट्स क्या आए आपके। उसके बाद एक गुड एब्स्ट्रैक्ट जो है, इसकी क्वालिटीज क्या होती हैं। एब्स्ट्रैक्ट मैंने फिर बताया कि हम लोग कहते हैं समरी को। ठीक है, तो शुड लीव द रीडर विद ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मोटिवेशन, प्रॉब्लम, अप्रोच, रिजल्ट्स एंड कंक्लूजन ऑफ द रिसर्च। ठीक है, आप लोग क्या करते हो, क्लियर अंडरस्टैंडिंग करते हो उसकी, मोटिवेशन करते हो, प्रॉब्लम करते हो, अप्रोच करते हो और कंक्लूजन करते हो रिसर्च की। शुड बी इजीली अंडरस्टैंडेबल एंड ऑर्गेनाइज्ड, आप उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो और ऑर्गेनाइज्ड कर सकते हो। शुड टेक नो मोर देन ए मिनट और टू टू अंडरस्टैंड। ठीक है, और आपको चाहिए कि आप क्या करो, शुड टेक नो मोर देन ए मिनट और टू अंडरस्टैंड, यानी कि इतना ज्यादा आपका एब्स्ट्रैक्ट समराइज किस्म का होना चाहिए कि आपको टाइम ना लगे उसको अंडरस्टैंड करने में। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, क्योंकि जब भी आपने जितने भी आर्टिकल्स मैंने आपको असाइनमेंट दी थी पढ़ने के लिए, आपने देखा होगा कि उसका फर्स्ट पार्ट जो था वो एब्स्ट्रैक्ट था। तो आपका एब्स्ट्रैक्ट ऐसा होना चाहिए कि आपको टाइम नहीं लगना चाहिए उसको समझने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। वो इतना ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, इतना ज्यादा वो अच्छा होना चाहिए। द कैच, कैच क्या है, डू इट एज इन फ्यू वर्ड्स एज ह्यूमनली पॉसिबल। ह्यूमनली, एक ह्यूमन नेचर या एक कह लें कि इंसानी अकल जिस चीज का तकाजा करती है, उसके मुताबिक आपको इस तरह से जो है वो क्या कहते हैं, उस एब्स्ट्रैक्ट को आपको हजम कर जाना चाहिए विद इन अ फ्यू सेकंड्स, विद इन अ नैनो सेकंड, या आप कह लें कि उसका जो रिफ्लेक्शन है या उसका सेंट्रल थीम है वो आपको वो 4-5 लाइनें पढ़ के ही समझ आ जाना चाहिए, या 5-6 लाइनें पढ़ के ही समझ आ जाना चाहिए, जो कि उस पूरी रिसर्च का थीम है। इतना कॉन्साइज और इतना सिंपल आपका एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए। प्रैक्टिस एलिवेटर पिच। ठीक है, कैन यू सम अप योर रिसर्च इन द टाइम दैट इट टेक्स एन एलिवेटर टू गेट द थर्ड फ्लोर। यानी कि वो कहना ये कि आपकी इतनी अच्छी सेंस अपनी रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट के बारे में, एब्स्ट्रैक्ट यानी कि टोटल समरी होती है ना, उसके बारे में इतनी अच्छी बन जानी चाहिए कि जितना टाइम एक एलिवेटर या एक लिफ्ट को ऊपर से ही नीचे या नीचे से जाने में लगता है, क्या आप अपने एब्स्ट्रैक्ट को इतने टाइम में पढ़ के पूरी रिसर्च का मकसद आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, जिन लोगों ने तो रिसर्च आर्टिकल पढ़ा है उनको तो ये चीजें बड़ी ही क्लियर है कि जो आपका ये है, क्या उसे कहते हैं, रिसर्च वर्क जो है आपका, वो उसके अंदर पहला स्टेप जो है वो एब्स्ट्रैक्ट है, और एब्स्ट्रैक्ट शुड बी क्लियर एंड कंसाइज। ठीक है, अगर एब्स्ट्रैक्ट आपको क्लियर और कंसाइज नहीं है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, आपको चीजों पे कमांड नहीं है, आपको उसके मोटिवेशन का नहीं पता, आपके उसको पर्पस का नहीं पता, तो फिर उस एब्स्ट्रैक्ट को भी आपको समझने में कई घंटे लग सकते हैं, कई दिन लग सकते हैं। ठीक है, सो एलिवेटर पिच बहुत ज्यादा काउंट करती है कि आप उस एलिवेटर का ऊपर जाने और नीचे आने में जितना टाइम रिक्वायर है, आप उस एब्स्ट्रैक्ट को भी इतने ही टाइम में अंडरस्टैंड कर लें। टिप्स क्या होती हैं अब रिसर्च के उस एब्स्ट्रैक्ट को हजम करने के लिए, या इन एन अदर सेंस यू कैन से कि क्या टिप्स है जिस पे बेस करते हम ये कह सकते हैं कि इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम जो है वो अननेसेसरी जो है चीजों को अवॉइड करके हम चीजों को डाटा उनके बारे में ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे
Avoid unnecessary words. However, the swift brown fox nevertheless jumped over the lazy dog. मिसाल के तौर पे ये उसने एक एग्जाम्पल दी है कि जो स्विफ्ट ब्राउन जो है ना, ये फॉक्स की टाइप है, वो जंप कर सकती है ओवर द लेजी डॉग। यानी कि आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए, ऑन द टिप्स होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह से अगर आप रिसर्च का एब्स्ट्रैक्ट पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि इसका सेंट्रल थीम ये है कि मीन मीडियन मॉड लगा के मैंने विटामिन डी या मैंने कैंसर की फ्रीक्वेंसीज को चेक करना है एक खास किस्म की पॉपुलेशन के ऊपर। वो बच्चे भी हो सकते हैं, वो बड़े भी हो सकते हैं, वो बूढ़े भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये टिप्स हैं। आगे देखें, मिस्टेक्स पीपल मेक। लोग क्या गलतियां करते हैं? टू लॉन्ग, way beyond the word limit. It is therefore for a reason people are much more likely to learn about your research if you can describe it simply and succinctly. ठीक है, मतलब जब आप एब्स्ट्रैक्ट लिखने बैठ रहे हो तो एब्स्ट्रैक्ट्स आप याद रखें कि मैक्सिमम जो होता है वो 200 वर्ड्स का होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। ठीक है, डिपेंड करता होता है कि हर जर्नल जो भी अपना पेपर रिव्यू कर रहा है उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट की लिमिट कितनी है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट आपकी टोटल समरी होती है। ठीक है, एक एग्जेक्टिव एब्स्ट्रैक्ट भी होता है, एग्जेक्टिव समरी भी होती है। ठीक है, जब भी किसी सुपरवाइजर के पास पेपर जाता है ना, तो वो एग्जेक्टिव एब्स्ट्रैक्ट पढ़ता है, एग्जेक्टिव समरी पढ़ता है उस साइनॉप्सिस की। तो जो ज्यादातर लोग गलतियां करते हैं वो टू लॉन्ग, वे बियॉन्ड द वर्ड लिमिट, यानी कि वो कह लें कि वर्ड्स के पीछे वर्ड्स खोल के रखना शुरू कर देते हैं। यानी अगर एक चीज का मतलब आपको एक लाइन में समझ में आ रहा है तो आप एक ही चीज को ज्यादा लाइनों में क्यों डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, सो वे बियॉन्ड द वर्ड लिमिट, इट इज देयर फॉर अ रीजन पीपल आर मच more likely to learn about your research if you can describe it simply and succinctly. Too much detail, जब आप बहुत ज्यादा डिटेल देना शुरू कर देते हैं, you are writing a whole paper, poster 2, there are other Venus to get into the nitty gritty, stick to the broad themes and mention only for 2 or more specific results. जब आपको एक पूरा पेपर लिखने के लिए दिया जा रहा है, आप इंट्रोडक्शन का पार्ट लैदा से लिख रहे हैं, आप लिटरेचर रिव्यू का पार्ट लैदा से लिख रहे हैं, आप क्या कहते हैं क्या लिटरेचर रिव्यू हो गया, आप रिसर्च क्वेश्चन लैदा से लिख रहे हैं, हाइपोथेसिस लैदा से लिख रहे हैं, कंक्लूजन लैदा से लिख रहे हैं, समरी डाल रहे हैं, तो वो कहता है कि आप क्यों इतनी ज्यादा डेप्थ में जाते हो जब आप एब्स्ट्रैक्ट लिखते हो। यानी अगर एक चीज का मतलब, एक चीज का थीम आपको एक लाइन के अंदर समझ आ रहा है तो आप एक से ज्यादा वर्ड्स के पीछे क्यों भाग रहे हो, टू मच डिटेल्स में क्यों जा रहे हो। ठीक है, इफ यू आर राइटिंग अ होल पेपर और पोस्टर टू, जब आपके पास वो मौका है कि आपने ये चीजें लिखनी है, तो आप इतना ज्यादा डेप्थ में क्यों जा रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। टू शॉर्ट, don't go too far overboard in making it succinct. You will need to cast your findings in the broader field. ठीक है, अब जैसे कि लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि फनलिंग टाइप शेप होती है, यानी कि जब आप ब्रॉडर अपना रिसर्च क्वेश्चन ब्रॉडर करते करते नैरो डाउन करते हो, फर्दर कंसाइज करते हो, और कंसाइज करते करते आप उसको फिर से ब्रॉडर टर्मिनोलॉजी के अंदर ले आते हो। ऐसे ही था ना आपका जो फनलिंग थी। तो ना तो शॉर्ट होना चाहिए, ना वो बहुत ज्यादा टू लॉन्ग होना चाहिए, एक कंसाइज और प्रिसाइज राइटअप में वो होना चाहिए। ये आपने जो है ना, वो जो लोग कॉमन मिस्टेक करते हैं वो आपने ये नहीं करनी। लीविंग आउट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, एन एब्स्ट्रैक्ट मस्ट गिव ए क्लियर इंडिकेशन ऑफ व्हाट इज इन द पेपर। आपने सिर्फ का सेंट्रल थीम लिखना है, उसका सेंट्रल आइडिया आपने पिक करके वो डालना है। आपने ये नहीं बताना कि आपने कितनी सेटअप्स में जाके की, उस सेटअप का नाम क्या क्या था। ठीक है, उसमें कितने लोग थे और उनमें से उन लोगों का नाम क्या था, कितने लोग, तो टोटल 62 पेशेंट है तो 62 आपने एब्स्ट्रैक्ट में लिख दिया कि 62 पेशेंट पे इतने सेटअप पे स्टडी हुई। लेकिन अगर आप एब्स्ट्रैक्ट के अंदर लिखना ये शुरू कर दें कि मिस्टर एक्स भी आया, मिस्टर वाई भी आया, मिस वाई भी आई, मिस एक्स भी आया, मिस्टर जेड भी आया, ये एब्स्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट ये है कि टोटल आपने समरी बतानी है, नंबर ऑफ काउंट का भी, नंबर ऑफ सेटअप्स का भी, नंबर ऑफ फील्ड्स का भी, टोटल सेट करके आपने बताना है। वो ये शो करेगा कि आपकी टोटल इंफॉर्मेशन जो है वो क्या है। एब्स्ट्रैक्ट को इससे कोई कंसर्न नहीं है
कि उनके नेम्स क्या हैं, उन सेटअप्स के नेम्स क्या हैं। आपने टोटल एक जनरलाइज आइडिया जो है वो उसको कंसाइज करके, उसको शॉर्ट करके अपने इस व्यू के अंदर पेश करना है। अब मुझे बताएं कि इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है आपका एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग से रिलेटेड तो वो कर लें, क्योंकि फिर अभी मैं आपको एक एक्टिविटी देने लगी हूँ 5 मिनट की, वो आपने मुझे अपनी एक्टिविटी करके दिखानी है। लास्ट टाइम जितने लोगों को मैंने जो दिया था वो लिटरेचर आर्टिकल रिव्यू करने के लिए, कितने लोगों ने मुझे सेंड किया? मेरे पास नेम्स तो हैं अभी, लिहाजा मुझे आप बता दें कि अभी जो 6 लोग मौजूद हैं इनमें से कितने लोगों ने मुझे जो है वो आर्टिकल अपना सेंड किया है। कितने लोग मुझे अपना आर्टिकल सेंड कर चुके हैं? ऑफ लास्ट असाइनमेंट्स। लास्ट असाइनमेंट्स पे कितने लोगों ने अपना आर्टिकल सेंड कर दिया है, ताकि मैं फिर आप लोगों को एक एक्टिविटी दूं, ताकि आप मुझे वो एक्टिविटी करके दिखाएं प्लीज। किसी ने भी मुझे अपना कोई एब्स्ट्रैक्ट नहीं दिया, किसी ने भी कोई भी आर्ट पेपर नहीं मुझे सेंड किया। एब्सेंट मार्क करवा दूं क्लास आप लोगों के, एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करना। आप पहले ये बताएं कि आपने हबीबा मुझे सेंड किया है या नहीं किया। आपको ये जरूरत नहीं है कि आपने क्या करना है उसके साथ, मुझे ये बताओ कि आपने आर्टिकल सेंड किया था कि नहीं किया था मुझे। मैंने सिंपल आपको ये कहा था कि आपने कोई से 2 पेपर जो है वो पढ़ने हैं और पढ़ के आपने मुझे सेंड करने हैं। आपके उस मेल से मेरे पास इंफॉर्मेशन आई हुई हो कि आपने ये 2 पेपर पढ़े हैं, और ये लेक्चर आज इसी चीज पे बेस कर रहा था कि मैंने आपको उसमें से एब्स्ट्रैक्ट लिखवाना था आपके पेपर्स का। अब कितने लोगों ने इसको एक्टिवली इस पे काम किया है या नहीं किया, मुझे ये बताएं, वरना मैं आप सबकी एब्सेंट मार्क करवाऊं आज की। क्यों? किसी किसी पेपर, किसी भी मटेरियल पे आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं थी? कोई आपके पास कोरोना कितना फैला हुआ है आज आपके पास? आप लोगों ने पूछा कि हमें समझ नहीं आ रही थी? किसी ने पूछा असाइनमेंट से रिलेटेड कि हमें समझ नहीं आ रही थी, आप हमें गाइड करें? किसने पूछा मुझसे? मैंने आपको सिंपल इतना सा कहा था कि कोई से 2 आर्टिकल रिव्यू करके आप मुझे वो बैक मेल करें, क्योंकि आज आपका, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट से रिलेटेड लेक्चर था, मैंने आपसे उसको रिव्यू करने के लिए इसीलिए बार बार कहा था कि आप उसका फर्स्ट पार्ट जब उठा के पढ़ेंगे तो पहला पार्ट ही आपके पास एब्स्ट्रैक्ट होता है, तो आपको चीजें समझ आना शुरू हो जाएंगी कि कैसे करना है उसको। मुझे कोई मैसेज नहीं मिला आपका किसी भी किस्म का। किधर आपने मुझे मैसेज किया है? मुझे तो कोई मैसेज नहीं मिला आपका। ठीक है, सिंपल लास्ट क्लास में मैंने आपसे कहा था कि 2 पेपर 2 आर्टिकल, मैं फिर कह रही हूँ कि कोई से 2 आर्टिकल आप रिव्यू करके मुझे सिंपल वो मेल कर दें। अब नेक्स्ट आपका यही काम है कि अब आपने कोई से 2 आर्टिकल रिव्यू करके मुझे मेल करने हैं उनको, और उनका एब्स्ट्रैक्ट मुझे लैदा से वर्ड पे अपने वर्ड में पेस्ट करके राइट अप करके वो मुझे भेजना है। अभी भी बता देंगे किसी को इस असाइनमेंट की अगर समझ नहीं आई तो मैं दोबारा रिपीट कर दूं। कोई से 2 पेपर आपने डाउनलोड करने हैं, उन 2 पेपर्स का आपने एब्स्ट्रैक्ट अब जिस जैसे लिखा है वैसे ही रीड आउट करना है। ठीक है, रीड आउट करने के बाद जो आपको समझ आता है आपने वर्ड की एक फाइल के ऊपर अपने वर्ड में उस एब्स्ट्रैक्ट को लिखना है। ठीक है, जिससे आपको आपकी एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग की प्रैक्टिस होगी, जो कि फर्स्ट स्टेप है आपकी रिसर्च का जब आप पेपर राइट अप करते हो। उसके बाद फिर आपने वो मुझे सेंड करना है, फिर मैं आपको एवेल्युएट करके बताऊंगी। अब किसी को समझ आई है? अब समझ आई किसी को? बेटा मुझे कोई मैसेज नहीं मिला, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप कोई टेक्स्ट करे और मैं मैसेज ना दूं। बाकी सब सब डिसिप्लिन्स के मैसेज आते हैं, मुझे कोई मैसेज नहीं मिला आपका।
हाँ जी, अब आप बताएं कि अब आपको समझ आई है इफ्रा या नहीं समझ आ रही इस असाइनमेंट की? अब समझ आई है? अगर नहीं आई तो बताएं, फिर मैं आपको समझाऊं अच्छे तरीके से। दोबारा सुन लें बेटा, कोई से 2 पेपर ले लें आप अपनी पसंद के, जैसे आजकल कोरोना पे बहुत ज्यादा है, वो आप ले लें। कोई से भी 2 पेपर रिसर्च की आप ले लें। उन रिसर्च पेपर का आपने फर्स्ट स्टेप जब आप खोलेंगे ना, आर्टिकल जब आप खोलेंगे, ठीक है, वो जब आप पेपर देखेंगे, पेपर को खोलने के बाद आपने क्या करना है कि उसका फर्स्ट पार्ट होता है एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट को आपने 2 से 3 दफा पढ़ना है। 2 से 3 दफा पढ़ने के बाद आपने वर्ड की एक फाइल खोल लेनी है अपने पास, अपने लैपटॉप में या अपने सिस्टम में। उस वर्ड की फाइल के ऊपर आपने जो एब्स्ट्रैक्ट आपने रीड आउट किया उसको अपने वर्ड्स में लिखना है, ताकि आपको खुद से एब्स्ट्रैक्ट लिखना आ जाए जब आप उसको अपने वर्ड्स में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आपने वो मुझे इंडिविजुअली मेरे मेल कर दें। मैं आपको फिर उसमें क्या करूंगी कि मैं आपको उसको एवेल्युएट करके बता दूंगी। सही है, ये काम था। अब बताएं कितने लोगों को समझ आ गई है, ताकि फिर मैं आगे से अगला सेशन स्टार्ट करवाऊं। अभी एब्स्ट्रैक्ट पे रहने दूं या आप लोग आगे पढ़ना चाह रहे हैं? एब्स्ट्रैक्ट की कितने लोगों को समझ आ गई है? डू यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड एब्स्ट्रैक्ट फर्स्ट? ये है आपका जो पार्ट है रिसर्च आर्टिकल के अंदर। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो प्लीज आप पूछें। हाँ जी, सादिया, इफ्रा, कोई क्वेरी है तो पूछें आप। ओके, फिर आप मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे क्या है, वरना फिर मैं आपसे पूछूंगी। हाँ जी, इफ्रा बताएंगी अप्रोच क्या होती है? हाँ जी, इफ्रा बताएं प्लीज कि व्हाट इज अप्रोच इन एब्स्ट्रैक्ट। मुझे रिप्लाई करें, मैसेज करें, मुझे बताएं कि अप्रोच का क्या मतलब है इन एब्स्ट्रैक्ट। अभी हमने पढ़ा है ना कि व्हाट यू हैव डन टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम, सो व्हाट इज द अप्रोच इन द एब्स्ट्रैक्ट? जी बताएं इफ्रा, मैसेज करें अब रुक गई हैं, अब समझ नहीं आ रही? ओके सादिया, आप बताएं व्हाट इज द प्रॉब्लम इन द एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट में प्रॉब्लम क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट में प्रॉब्लम क्या होती है? व्हाट इज प्रॉब्लम इन द एब्स्ट्रैक्ट? अब सारे खामोश हैं, किसी को कोई रिप्लाई नहीं आ रहा किसी चीज। अच्छा, ये आपने इफ्रा आपने ये प्रॉब्लम का आंसर दिया है या आपने अप्रोच का आंसर दिया है मुझे? ये ये जो आपने कहा है कि किसी चीज की ओरिजिन को पूछना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, रिसर्च करना, ये अप्रोच का आंसर है या ये प्रॉब्लम का आंसर है? किस क्वेश्चन का आंसर आपने दिया है? क्लियरली मेंशन कर दिया मुझे। हाँ जी सादिया, आप किधर गायब हो गई हैं? अप्रोच का नहीं इफ्रा, बच्चे, ये अप्रोच मैंने आपको बताया, वो मीन होता है। ठीक है, वो मोड जो कि आप यूज कर रहे हो, ठीक है, वो सोर्स जो कि आप यूज कर रहे हो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। ठीक है, वो आपकी बात ठीक है कि हमने एफ में जर्नल इन्फो बताई होती है, पूरी रिसर्च का नटशेल होता है। अप्रोच का मतलब ये होता है कि बाय विच मेथड यू हैव टू गैदर द इंफॉर्मेशन। ठीक है, हाँ जी, मतलब मैंने आपको बताया था कि आइदर इट क्वालिटेटिव, इज इट क्वांटिटेटिव और इज इट मिक्स मेथड। ठीक है, आपने उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए जो अप्रोच यूज की, जिस वे से आपने रिसर्च की, वो क्वालिटेटिव थी, क्वांटिटेटिव थी, मिक्स मेथड थी या एक्सपेरिमेंटल स्टडी थी। लेकिन आपने मुझे आंसर दे दिया है प्रॉब्लम का, जो कि सादिया ने दिया है कि जिसपे हम रिसर्च क्वेश्चन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम बेस कर रही होती है।
सिचुएशन को एक्सप्लेन कर रहा होता है। मिसाल के तौर पे आजकल की जो करंट सिचुएशन है वो कोरोना चल रही है, तो अगर हम कोई कोरोना से रिलेटेड लेते तो हम क्या करेंगे कि हम कहेंगे कि ये हमारा रिसर्च टॉपिक है, ये हमारा कंसर्न टॉपिक है, ये हमारा रिसर्च कंसर्न प्रॉब्लम है टुडेज एरा। ओके ओके, हाँ जी बेबीबा, आपकी बात ठीक है। जिसमें आपको रिसर्च में प्रॉब्लम आ रही है, ये जहाँ पे हमने गैप्स को फुल रिसर्च हुई या तब जो हम गैप्स की स्टडी को फिल करना चाह रहे हैं, इफ्रा ने इंटायरली हमें उल्ट बता दिया, इफ्रा ने हमें प्रॉ का आंसर बता दिया। ये मकसद पूछने का यही है कि आप लोगों को मैं पार्टिसिपेट करवाऊं, जो कि आप नहीं सुनते हो। सिंपल ऑनलाइन हो जाते हो, लेकिन बेटा इन चीजों को साथ साथ क्लियर करें। चीजें सिंपल है लेकिन कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट लेना जरूरी है। ओके जूलियस बताएं मुझे, अगर जूलियस जो कि नहीं आ रहा, व्हाट इज मोटिवेशन? जूलियस की जल्दी से बताएं मुझे, वरना इसकी तो आज एब्सेंट मार्क होगी ना। व्हाट इज मोटिवेशन? मोटिवेशन क्या होती है इसके अंदर, एब्स्ट्रैक्ट के अंदर ना, और सबसे पहले का एब्स्ट्रैक्ट, तो मुझे मोटिवेशन बताएं। जूलियस नहीं है, जूलियस जो है वो भाग गया है। ओके, इससे मुझे जरा ये भी समझ आती है कि कितने लोग जो है वो ऑनलाइन सुन रहे हैं। हाँ जी, कौन बताएगा? एनी वॉलंटियर जो कि अच्छे से मोटिवेशन को बता सकता है, जितना उसको अभी तक समझ आया अभी तक के लिए। फर्स्ट स्टेप ऑफ आपके का क्या है? मोटिवेशन, मोटिवेशन में हम क्या करते हैं एब्स्ट्रैक्ट में? सादिया बता दें, हबीबा, इफ्रा, कोई भी, एनी वॉलंटियर प्लीज टेल मी मोटिवेशन। किसी को समझ नहीं आई इसका मतलब? किसी को भी समझ नहीं आई मोटिवेशन की? नहीं आई तो बताएं, नहीं आई मैं एक्सप्लेन कर दूं दोबारा इस पॉइंट को, मैसेज करके मुझे बताएं कि हमें समझ नहीं आई, उसको एक्सप्लेन कर दिया जाए मोटिवेशन को। रीजन टू गेट गोल। ओके, और कोई, और कौन बताएगा? और भी किसी को नहीं पता? ओके, हबीबा ने कहा है रीजन टू गेट गोल, वी कैन से, ठीक है, मतलब ओके मैं दोबारा बता देती हूँ। मोटिवेशन ये होता है कि जब कोई भी रिसर्च क्वेश्चन, रिसर्च प्रॉब्लम अपने एरिया ऑफ कंसर्न को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो उसको सिलेक्ट करने के पीछे यार कोई पीछे रीजन होती है, ठीक है। कोई किसी चीज की कह लें कि आपको पीछे बैक पे एक, एक क्यूरोसिटी होती है। याद रखें कि दिस इज ह्यूमन नेचर, कि वो क्यूरियस रहता है चीजों के, ठीक है। वो डेप्थ नॉलेज ऑलवेज एक्वायर करना चाहता है, ठीक। तो इस क्यूरोसिटी को दूर करने के लिए हम मोटिवेट रहते हैं कि ऐसा से हुआ, ऐसा कब हुआ, व्हाट आर दी डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व बिहाइंड दिस सिनेरियो, सिचुएशन और बिहाइंड दिस इवेंट। ओके, सो हम अगर हम इन चीजों के लिए मोटिवेट नहीं होंगे, अगर इस किस्म के क्वेश्चन हम लोगों के माइंड मांगे, तो डू यू थिंक कि हम रिसर्च कर सकेंगे? डू यू थिंक कि हम एब्स्ट्रैक्ट लिख सकेंगे? नहीं लिख सकेंगे ना। इन सब के बैकग्राउंड नॉलेज होना जरूरी है, एक बैकग्राउंड एम होना जरूरी है, ठीक है। अगर इफ्रा है, सादिया है, सहर है, हबीबा है, किस टॉपिक के ऊपर अगर वो रिसर्च कर रही हैं, तो उनके माइंड के गोल मोटिवेशन होगा, एक क्यूरोसिटी होगी। बेसिकली वो रिसर्च कर रही, बेसिकली वो उस क्यूरोसिटी को दूर करने के लिए, उस सवाल जवाब के लिए क्या कर रही है? नॉलेज गैदर कर रही हैं। वो ऑलरेडी इनरली मोटिवेटेड है वो लोग, ठीक है। अगर आप लोग जोर जबरदस्ती से करोगे, ठीक है, तो आप कभी नहीं कर सकोगे, ठीक है। कोई भी काम है ना दुनिया में, अगर आप जोर जबरदस्ती से करें तो कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर आप लोगों के पास सारी की सारी बैकग्राउंड रियलिटीज मौजूद होंगी, बैकग्राउंड नॉलेज मौजूद होगा, आपका अपना इंटरेस्ट होगा और आप मोटिवेटेड होगे, तो आप क्या कर सकते हो? आप बड़े से बड़े पहाड़ भी फतह कर सकते हो, सही है। अब मैं जबरदस्ती इफ्रा से कह दूं, सादिया से कह दूं कि नहीं तुम कोरोना पे करो, और अगर वो नहीं करना चाह रही तो वो कभी भी उस काम को फुलफिल नहीं कर सकती, ठीक है। हबीबा, वो आपकी अपनी चॉइस है, वो यू आर फ्री चॉइस। मैं नहीं कहती कि आप किस पे करें, जो बेटा आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है ना,
वो आप मुझे जो है वो आप उस पे कर सकते हैं, क्योंकि मेरा मेन काम है आप लोगों को एब्स्ट्रैक्ट प्रिसाइज वे में लिखना सिखाना। ठीक है, 10 नंबर की रिसर्च का पेपर है, इसमें कोई वो इतना नहीं कहते, कोई इतनी पेन नहीं लेता रिसर्च का टीचर कि हम 10 नंबर के लिए इतना जो है ना स्ट्रगल करवाएं। लेकिन मेरा मेरा ये पर्सनली एम है बीइंग अ रिसर्च टीचर कि मैं आप लोगों के इतने टैक्टिक्स या इतने कह लें कि मैं आपके हैंड ऑन प्रैक्टिस आपकी करवा दूं कि कम से कम आप एक रिसर्च प्रपोजल लिखना सीख जाए। ठीक है, किसी भी रिलेटेड डिजीज से जो बेटा आपको पसंद है। बेसिकली हमारा काम ये है कि मैंने आपको रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट लिखना सिखाना है। तो उसके लिए जो बेसिक प्रिंसिपल है अगर वो आपको आ जाएंगे ना, तो आप दुनिया की कहीं किसी भी कोने में जाके अगर आपको कोई कहेगा ना किसी कॉन्फ्रेंस किसी सेमिनार में कि मिस वाई या मिस्टर एक्स ये मुझे लिख के दिखाएं, तो आप कभी मार नहीं खाओगे। ठीक है, सो द मेन एम इज टू हाउ टू राइट एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, जिसमें बेटा आपने जो मेजर चीजें अंडर कंसिडरेशन रखनी है वो मोटिवेशन है। मैं अगर आपको कहूं नहीं हबीबा तुमने कोरोना पे ही करना है, तो यू आर नॉट मोटिवेटेड। ठीक है, इस वक्त अकॉर्डिंग टू लेक्चर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एरिया ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड्स अपॉन ऑन योर सेल्फ। ठीक है, बट वो लेना कि जो तुम्हें सिंपल लगे, जो तुम्हें कंसाइज लगे, जिसमें वाकई प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लमेटिक इशू आ रहा हो, अप्रोच को देखना है आपने, आइदर इज इट क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मिक्स मेथड और रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल एक्सपेरिमेंटल, इट डिपेंड्स। इन सारी चीजों को आपने देखना है, ये सारी की सारी चीजें आपने अंडर कंसिडरेशन रखनी है। ठीक है, उसके बाद आपने रिजल्ट्स को देखना है कि रिजल्ट्स क्या क्या है आपके पास, और फिर आपने कंक्लूजन को देखना है कि आपने उससे कंक्लूजन क्या निकाला है। ठीक है, आपका अपना कंक्लूजन क्या है, आपने वहां से तो जो देखा है, आपने खुद से एनालिसिस करने के बाद भी एक कंक्लूजन अपना ड्रॉ करना है, और उतने नंबर ऑफ वर्ड्स पे डिपेंड कर होना चाहिए वो। पहले आपने एब्स्ट्रैक्ट के वो वर्ड्स गिन लेने हैं जो आपने आर्टिकल करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जब भी आप एक्सट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट पढ़ेंगे आर्टिकल का तो वर्ड्स गिन लें, वर्ड्स गिनने के बाद फिर आपने उसको अपने अल्फाज के अंदर बयान करना है, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो प्लीज मुझसे पूछ लें। ये मूडल के ऊपर मैंने अपलोड भी कर दी है, लेक्चर असाइनमेंट भी दे दी है। अभी के लिए कोई क्वेश्चन है तो प्लीज यू कैन आस्क, आपके पास 5 मिनट है। कोई क्वेरी है प्लीज आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। If you have any query, you can ask, please. Is there any issue? Is there any issue in abstract writing? जूलियस तुम किधर थे? तुमसे क्वेश्चन पूछा गया है, तुम हर जगह पार्टिसिपेट यस और नो मैम करने आते हो। तुम थे कहाँ ये बताओ ना जरा, छुप के बैठे हुए थे, तुमसे क्वेश्चन किया गया था, किधर थे तुम? आंसर मी, शाबाश। ये जूलियस की तो मैं जरा आज एब्सेंट मार्क करती हूँ ना, इससे कितनी दफा क्वेश्चन किया इसने आंसर नहीं किया मुझे। चले, विश यू बेस्ट ऑफ लक। और जूलियस की एब्सेंट मार्क करते हैं। आपने नेक्स्ट टाइम जब भी मैंने रिसर्च के लेक्चर में आना है, आप लोगों ने मुझे ये सारी अपनी असाइनमेंट, ये सारा काम आपका रेडी होना चाहिए। ठीक है, व्हाट्सएप करना, मुझे व्हाट्सएप कर दें ताकि मैं देख लूँ, मेरा व्हाट्सएप ऑन रहता है। ठीक है, मुझे अपनी अपनी असाइनमेंट, अपना एब्स्ट्रैक्ट आप इवन मुझे लिख के उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं। व्हाट्सएप कर दें ज्यादा बेहतर है, वरना मेल कर दें, मेल भी ठीक है, मेल में से मैं पढ़ लूंगी आपका। ठीक है, आपका टॉपिक रिलेटेड जो भी है।
ठीक है, ओके, विश यू बेस्ट ऑफ लक क्लास, थैंक यू वेरी मच।